बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सो हाफिल। होप सो गाइस आर डूइंग ग्रेट और आपका कल का दिन बेहतरीन और अच्छा गुजरा होगा। लेकिन आज का दिन आपका बेहतरीन कैसे गुजर सकता है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि फैलानी चाहिए तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई नई खबर हरमीत के पास क्या है वो उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। कोई नई खबर है आपके पास? गुड मॉर्निंग। सोहाब की बात दुरुस्त है कि वैसे हमारे मुल्क में हर सेकंड बाद नई खबर आ जाती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि खबरें बहुत सारी हैं और ख़बरों का ढेर लगा हुआ है और आपके सामने है। इस वक्त अगर बात की जाए मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, जब से इलेक्शन हुआ है एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा हमें दिखाई देता है। और कल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए तो उसके बाद एक नया तनाज़ा खासकर सोशल मीडिया पे खड़ा हुआ, और उसमें जो हमने देखा 50 को 5000 कैसे बनाया, 900 को 9000 कैसे बनाया, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए शौकत परांजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। सर बहुत शुक्रिया आपका। कल जिस तरीके से हमने देखा कि MWM ने पहले दरख्वास्त दी, तहरीक इंसाफ शायद उनको नहीं पता था कि उन्होंने दरख्वास्त देनी है, लेकिन MWM मैदान में आई और मामला जो है समाअत के लिए जब मुकर्रर हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन के, हालांकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है, जो फॉर्म 45 आ चुके हैं सर, एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। आपने वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट देखे होंगे, जिस तरीके से आप यानी मेरे ख्याल में वहाँ पे बच्चा भी होता तो वो भी ज़रा ज़बरदस्त तरीके से उस लिखाई को ठीक कर लेता। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं पाकिस्तान में, और फॉर्म 45 जो 14 दिनों के अंदर अंदर वेबसाइट पे आना चाहिए था वो 26 दिनों के बाद आया, बट स्टिल एक डॉक्यूमेंट आ गया। 45 फॉर्म वाकई आरओ से जो अटेस्टेड है, आरओ के सिग्नेचर से है, वो सामने आ गया। एक हल्के में मैं अगर कौमी असेंबली की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, फॉर एग्जांपल 320, 350 या 370 वो पोलिंग स्टेशन हैं, इट मींस कि हर कौमी असेंबली के हल्के के 45 फॉर्म जो हैं वो 320 होंगे या 350 होंगे या 370 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो 370 फॉर्म 45 जब उनको मिलाकर रिजल्ट कंपाइल किया जाता है तो दैट इज फॉर्म 47। अब 45 और 47 का जो झगड़ा चला है, अब पहली बार जो इलेक्शन कमीशन के पास ऑथेंटिक फॉर्म 45 हैं वो सामने आ गए, और वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास नहीं रहे बल्कि पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, जिसकी बिना पर आप कह रहे हैं डिस्प्यूट है। अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना कितना मुश्किल है। यानी हर हल्के में अगर 345 फॉर्म है तो 45 फॉर्म जो कंप्लेनेंट लेके फिर रहे हैं उनको और इलेक्शन कमीशन वालों को बैठकर मैच करने और यही ट्रिब्यूनल में काम करना है। जो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का अपना एक कानून है, पाकिस्तान का अपना एक आइन है। जो डिस्प्यूट हुआ इलेक्शन कमीशन से अगली स्टेज वो ट्रिब्यूनल की है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, उसमें इलेक्शन कमीशन के अफसरान नहीं बैठते, वो अदलिया पर होता है। अगर वहां भी मसला शौकत पराजा साहब, हमारे पख्तून भाई थे, वो पास नहीं हो रहे थे, बार बार वो पेपर देते थे और पेपर में पास फेल हो जाते थे। एक दिन उसने लिखा कि 0 को 50 करो, हम गरीब को पास करो। तो जो लेक्चरर था उसने जवाब ये लिखा कि 0 50 होता नहीं और आप गरीब पास होते नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 0 को 5000 बना दिया सर, कमाल कर दिया। लेकिन ऐसी सूरत में सर आपको क्या लगता है कि आने वाला जो मलबा है, जिस तरीके से जो चीजें हमें नजर आती हैं, जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी गहरी नजर होती है उस पर, तो ये मलबा इलेक्शन कमीशन के सर पर डाल दिया जाएगा सर? मैं पहले जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो बता रहा था आपको कि अगर इलेक्शन कमीशन की लेवल पर ये हुआ है तो उससे अगले फोरम भी तो मौजूद हैं। जो आप बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं, जो सुहा बात कर रही हैं, ये अगले फोरम की तरफ तो जा सकते हैं ना। क्या ये बंद हो गया दरवाजा? नो, ये एक फोरम है, उसका अपैलेट फोरम पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी बात ये है जो इलेक्शन कमीशन वाली है
देखें, इलेक्शन कमीशन का फील्ड में पीओ तक यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आरओज, डीआरओज अपना अमला नहीं होता। वो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, एसी, डीसी। आपको पता है वो एक बार लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ट्रेनिंग भी रोक दी थी। जी। तो इलेक्शन कमीशन तो एक मैकेनिज्म तो वदा कर देता है, इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल दे देता है। इम्प्लीमेंटेशन की हद तक जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के अफसरान नहीं होते, क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा है, ये पूरे सिस्टम को जिम्मेदारी लेनी होती है, सिर्फ एक शख्स पे या एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं बनती। और कल मैं आपने मीटिंग्स की बात की, बड़ा कैटेगोरिकल अनाउंसमेंट आई कोर कमांडर इजलास से कि बगैर तस्दीक शुदा इल्जामात लगाकर, सबूत के बगैर इल्जामात लगाकर अगर कोई मिलान करना चाह रहा है तो वो काबिल मुजम्मत है। लफ्ज इस्तेमाल किया गया कुछ महदूद सियासी कुव्वतें, यानी 2-3 जो सियासी कुव्वतें हैं, उन्होंने 8 फरवरी के बाद एक ही ये बात की हुई है, फोरम्स हैं, कानून है, आइन है। अगर कोई कह दे कि जी पाकिस्तान में कहाँ कानून पे अमल दरामद होता है, कोई कह देता है कहाँ आइन पे अमल दरामद होता है, तो फिर आप शिकायत ही मत करें। अच्छा शौकत साहब, एक और चीज को एड्रेस कीजिएगा, इसी बात से कनेक्ट कर ले, जैसे कि कोर कमांडर का इजलास हुआ और कलामिया जारी किया गया, जिसमें बड़े क्लियरली कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सिक्योरिटी को कीप इन माइंड रखते हुए इलेक्शन कराना, इंतखाबात फुल प्रूफ वो हमारा टास्क था, इसके अलावा कोई किसी किस्म का इन्फ्लुएंस हमारा नहीं है। 9 मई को भी उन्होंने बड़ा क्लियर किया। कल एक और एग्रेसिव जो इनिशिएटिव है वो इमरान खान की तरफ से भी लिया गया। आपको पता है कि कल उन्होंने कहा है कि असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी एक एग्रेसिव अप्रोच रखी जाए मखसूस नशिस्तों को लेकर। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी कॉमेंट ज़रूर करें कि ये फैसला जो आया है, जिसके बाद अब आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, वो उनको जो अक्सरियत मिली है उसी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो कि जनरल इलेक्शन में है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके फैसले के लिए या फैसले के नतीजे जाने के बाद कहाँ अप्रोच करना चाहिए, किस इदारे का रुख करना चाहिए? 2 लफ्ज हैं, वो हम कहते हैं जी इन लेटर एंड स्पिरिट। नंबर 1 लेटर, अगर कानून के मुताबिक जो मर्जा कानून है इस मुल्क का, उसके मुताबिक आपने पहले लिस्ट देनी होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अलायंस या उसमें मर्जर कब हुआ? वो इलेक्शन से पहले का नहीं था, पीटीआई का इलेक्शन के बाद हुआ। इलेक्शन से पहले आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन से पहले आपने ये लिस्ट जमा करवानी है, बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है। और जिस वक्त बल्ले के निशान वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त खुद बैरिस्टर गौहर खान, मुझे याद है, ये भी कह रहे थे कि जी अगर हम इससे महरूम हो गए तो फिर हमें रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी, हमारी इतनी सीटें ज़ाय हो जाएंगी या हमारे हिस्से में नहीं आएंगी। यानी पीटीआई की क़यादत को जब बल्ले के निशान का मामला चल रहा था, उस वक्त भी उनके ज़हन में था कि ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ये मैं लेटर की बात कर रहा था। जहां तक स्पिरिट की बात है, अब जैसे अभी सरदार जी ने कहा कि वो एक मिसाल दी कि बच्चा बच्चा जानता है, स्पिरिट में तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये नशिस्तें पीटीआई के वोटों के लिए हैं, क्योंकि अगर उनके 92 MNAs हैं तो जो उसी प्रोपोर्शनेट में खवातीन की नशिस्तें, अकलियतों की नशिस्तें मिलना है, वो मिलना चाहिए। सो कानून जो कह रहा है, कानून के मुताबिक इनको पहले लिस्ट देना चाहिए थी। अब नेसेसरी जो फोरम का आप कह रही हैं, तो फोरम तो फिर अदालतें हैं, अदालतों में ये मामला जाएगा। और पहले दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये शौकत पराचा साहब, एक और चीज है, अब जो आप फरमा रहे हैं मखसूस नशिस्तें जो चली गई हैं, अब ऐसा लगता है कि हुकूमत 2 ताय अक्सरियत के साथ अगर मेल मिलाप करके बंद नजर आ रही है। अब खबरें ये है कि जो 9 मई के मनसूबा साजों के हवाले से कल जो फैसला हुआ है, बड़ा सख्त किस्म का फैसला आया हुआ है और उस पर अमल दरामद के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बड़ी तेजी आएगी। एक तो ये चीज हम देख रहे हैं, दूसरी जानिब सर खबरें ये हैं कि पीटीआई पर बैन लगा दिया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये हुकूमत या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इसके मुखालिफ रही है, क्या वो भी राजी हो जाएगी इस मामले पर? आज की बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो उसकी क़यादत का फैसला है। लेकिन इलेक्शन से पहले जितनी भी बातें ये चलती रहीं, तकरीबन हर सियासी लीडर के मुंह से मैंने ये सुना कम अज कम कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए।
हाँ, जो वाकई इस गनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, और मैं गनौना जुर्म इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी मुल्क की मिलिट्री पर अगर अटैक किए जाएं, मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पे अटैक किए जाएं और उससे बढ़कर शोदा की यादगारों की बेरुमती की जाए, तो उससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता किसी मुल्क के खिलाफ, किसी मुल्क की रियासत के खिलाफ। जो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, जो मनसूबा साज हैं, जिन्होंने ये प्लानर, अबैटर एंड एग्जीक्यूटर, ये 3 वर्ड आर्मी चीफ ने पेशावर में जाकर 9 मई के फौरन बाद बयान किए थे, और बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं तो ये प्लान किया गया, कोई तो उसको मनसूबा साजों की मामनत करने वाले थे, और जिन्होंने जाकर मैदान में, फील्ड में, यानी कोर कमांडर के घर पे अटैक किया, उनकी वीडियोस भी हैं, सारा कुछ सामने है। शौकत पराजा साहब, एक चीज जो कल ऑडियो लीक आई है, हम तो मेरे ख्याल में तो वो लग पुराने आर्मी चीफ के हवाले से रही है, इसहाक डार के हवाले से, लेकिन सर ये दूरियां क्यों, इतने फासले क्यों? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से हाथ झटलाया, शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाने की परसों कोशिश की, उन्होंने कहा भाई साहब नहीं मिलाना है हाथ। अब उसके बाद जो अब हम देख रहे हैं कि इसहाक डार को काबीना में शामिल ना करने का फैसला, बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। सर क्या वजूहात हो सकती हैं? बहुत ताकतवर इसहाक डार वही है जिनके लिए रियासत का जो तैयारा है वो गया था उनको रिसीव करने के लिए, पाकिस्तान को की मईशत को आईसीयू से निकालने के लिए। हर अहम मीटिंग में जनाब इसहाक डार साहब मुझे नजर आए, जहां भी नेगोशिएशन करने के लिए जरूरत पड़ी है, लेकिन परसों की काबीना में नहीं थे सर। कर रहे हैं। नहीं, सुने ना, हर बड़ी मीटिंग गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, और गवर्नमेंट किसकी बन रही थी? मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी को रीच आउट करना है, एमकेएम को रीच आउट करना है, बाप पार्टी को रीच आउट करना है, एएनपी के पास जाना है। गुज़श्ता रात यानी प्रीवियस नाइट को पीपल्स पार्टी के साथ रात गए मुलाकात हुई, उसमें भी इसहाक डार साहब लीड कर रहे हैं। तो अगर उन पे जैसे एक तासर दिया गया जा रहा है कि जी ट्रस्ट नहीं है, तो जब आप बड़ी ज़ीरक किस्म की पॉलिटिकल नेगोशिएशन करते हैं, उसके लीडर पे अगर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे लीडर? अच्छा शौकत पराजा साहब, मेरे ख्याल से सादा सवाल हरमीत को ऐसे करना चाहिए था, क्या वजीर खजाना की दौड़ से इस वक्त बाहर हैं इसहाक डार, या अंदर ही हैं, या उन्हें कंसीडर किया जा रहा है, या कोई और ऑप्शन भी देखा जा रहा है? मेरे ख्याल से सादा सवाल यही होना चाहिए। देखें जो मेरी इंफॉर्मेशन थी, एक हफ्ता पहले मैंने एक ट्वीट भी किया था उस पे कि डार साहब इस बार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन रहे। बस खत्म बात। मुझे नहीं पता अल्टीमेटली वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। जो मेरा थोड़ा बहुत इधर जो मैं एज अ जर्नलिस्ट लोगों से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं ऑब्वियसली, कि इसहाक डार साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन रहे, तो उनकी जगह कोई और बन रहे हैं। लेकिन डार साहब की जो अपनी जाती सियासी या सियासी सेटअप में अहमियत है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना। ठीक है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। डन। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आज एक शख्सियत को याद करने का दिन है हरमीत। दिन गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं, और फिर साल भी गुजर जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान के कॉमेडी किंग अमानुल्लाह की आज 4थी बरसी मनाई जा रही है। जब हम उनको याद करते हैं तो यकीनी तौर पर आज वो हम में नहीं है, तो ये एक ऐसा लम्हा है, लेकिन उनका नाम लेते साथ ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें उनके करियर की, फ़नी करियर का आगाज़ उन्होंने उस वक्त किया जब यकीनी तौर पर वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और कॉमेडी की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये शौर लोगों में पैदा करना, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अपनी आंखों से देखी है, स्टेज से लेके टीवी तक का सफ़र जो उन्होंने इतनी खूबसूरती से तय किया, और जिस पर लोगों को 42 साल तक मुसलसल मुस्कुराहटें बिखेरते रहे, हंसाते रहे। 800 अमानुल्लाह साहब जो थे, अगर अब खान साहब की बात की जाए तो एक इंस्टीट्यूशन थे, पूरा एक इदारा था। और मुझे याद है कि हम बैठे थे, इफ्तिखार ठाकुर साहब थे और दीगर कॉमेडी से रिलेटेड लोग थे, तो जब उनका जिक्र आया तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इफ्तिखार ठाकुर साहब ने कहा कि इस वक्त जो भारत के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट और अरब रुपये की जो कमाई है,
कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है खान साहब का, और खान साहब से बाकायदा कपिल शर्मा और दीगर बड़े बड़े ऐसे नाम हुआ करते थे जो कॉल करते थे हर शाम को, उनसे पूछा करते थे। और जब वो भारत गए उनके मुख्तलिफ शोज आपके सामने, तो उसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो काम स्टार्ट किया शुरुआत में, जिस किस्म की मुश्किलात उनकी लाइफ में थी, और मुश्किलात से निकल कर और थिएटर से लेकर कहाँ कहाँ और जहाँ जहाँ गए, बल्कि उनके जितने भी इंटरव्यूज हम देखें तो वहाँ पे आपको एक एलिमेंट, जाहिर बात है कि बहुत सारे मसाइल से, बड़े दुख तकलीफ से वो गुजरते थे, लेकिन सामने जब स्टेज पर चले जाते वो सारी चीजें वो खुद भूल कर और सामने बैठे लोगों को हंसाना, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से आज अगर हम देखें तो उनको हम अगर याद करें तो उनकी उस काम की वजह से, उनकी जो खिदमात हैं इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के बूस्टअप के लिए जो काम उन्होंने किया, यकीनन आज लेजेंड का खिताब अगर उनको दिया गया है, कॉमेडी किंग का नाम उनको खिताब दिया गया, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी शख्सियत से हम महरूम हो चुके हमारी इंडस्ट्री। और हरमीत आप ठीक कर रहे हैं, चूँकि हम उन्हें याद कर रहे हैं आज के दिन, तो हम दुआए खैर करते हैं मिलकर कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनसे मिलने वाले, उनके दोस्त अहबाब, उनके घर वाले, ख़ानदान वाले, उनके फैंस की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। व्हेन इट कम्स टू थिएटर, तो हरमीत हम बात कर रहे थे कि 860 से ज़ायद प्लेस किए, थिएटर किया, जो कि इटसेल्फ एक आलमी रिकॉर्ड है। तो अगर हम बात करें स्टैंड अप कॉमेडी की, तो ये इंट्रोड्यूस कराने वाली शख्सियत को अमानुल्लाह कहते हैं। कहते हैं वो इसलिए क्योंकि आज भी जो कॉमेडी करना चाहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं, वो उन्हें याद करने के साथ साथ उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। एज यू सेड कि वो बाकायदा तौर पर एक इदारा थे, एक यूनिवर्सिटी थे, तो आज चूँकि हम उन्हें याद कर रहे हैं तो उनकी कुछ यादें भी हमारे पास हैं। पहले आप वो देख लें, फिर हम मज़ीद इस पर बात करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। क्या बात है, क्या बात है। नूर अमानुल्लाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बेटी है अमानुल्लाह साहब की, बाय प्रोफेशन खुद एंकर हैं, होस्ट है। यू हैव सीन हर ऑन सो मेनी स्क्रीन। सो आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। नूर, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हूँ। सोहा और हरमीत, पब्लिक न्यूज़ ने हमेशा और आप लोगों के मॉर्निंग शो ने हमेशा 4 सालों से वालिद साहब को याद रखा है। एक कॉमेडियन की हैसियत से नहीं, एक लेजेंड की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और बेटी और बाप का बहुत प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन एक कॉमेडियन को भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में थिएटर के ऊपर जो काम किया जा रहा है वो उस लेवल का किया जा रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और जिक्र अमानुल्लाह को प्रेफर किया। नहीं नूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपको बुला के, बल्कि स्क्रीन के उससे जो लोग हमें देख रहे हैं, जो उनके फ़ैन हैं, जो उन्हें याद करते हैं आज भी, और आज भी वो ये काम बाखूबी कर रहे हैं कि लोगों के चेहरों पे बहुत सारी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। कोई क्लिप निकाल के देख ले, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, तो कितना खुश हो जाते हैं लोग। और फिर इतने स्ट्रेसफुल माहौल में अगर हम पिछले चंद सालों की बात करें तो उस वक्त भी लोगों को इतना हंसाया। और मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उस पर भी आप कॉमेंट करें कि हम ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं। एक टाइम आया था कि थिएटर को हम जब टीवी पर लेकर गए थे तो हमने उसको फैमिली ओरिएंटेड कर दिया था, और लोग बड़े शौक से फैमिली की तरह बैठ के देखा करते थे। आप क्या समझती हैं कि वो चीज़ हम किस तरह से आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए? सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक नेशन के तौर पर हमें अपने थिएटर से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप दीगर कंट्रीज़ को, दीगर ममालिक को हम देखें तो वहाँ पर थिएटर की एक बहुत अहमियत है। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप थिएटर से बहुत कुछ सीख सकते हो। और थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स की माँ है, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमने इस परफॉर्मिंग आर्ट्स की माँ का क्या हाल कर दिया है। और अगर बीइंग अ डॉटर ऑफ अ कॉमेडियन या हमारी फैमिली में से कोई भी हम इस चीज़ को, इस हालात को बेहतर करने का सोचते हैं, तो इतने बड़े माफिया बैठे हुए हैं कि मुझे लगता है कि ये चीज़ अब जो थिएटर में एक बदहाली का शिकार हो गया है थिएटर, इसमें एक अजीब व गरीब सी परफॉर्मेंसेस की जाती हैं। और अजीब व गरीब किस्म के हमें लतीफ़े जिनको कहा जाता है, वो हरगिज़ लतीफ़े नहीं है, अब्यूज़ किया जा रहा होता है थिएटर पर खड़ा होकर। तो इसको ख़त्म ना करने के पीछे बहुत बड़े माफियाज हैं जो कि मौका ही, जो चाहते ही नहीं है दर हकीकत कि थिएटर के हालात। एक और चीज़, इस वक्त अगर हम देखें, खान साहब एक अजीम शख्सियत, ना सिर्फ कॉमेडी किंग बल्कि लेजेंडरी के साथ साथ अजीम शख्सियत थे, और बहुत कुछ सीखने को हमें यूट्यूब के जरिए, टेलीविजन के स्क्रीन के जरिए उनसे सीखने को मिला। अगर आपकी फैमिली की मैं बात करूँ, एक आपकी जो बहन है, छोटी है उम्र मेरे ख्याल में आपसे, तो उसको भी हम स्क्रीन पर देखते हैं और ज़बरदस्त किस्म की वो कॉमेडी करती है। आपको हम स्क्रीन पर देखते हैं, आप भी उसी तरह सोशल मीडिया पे छाई
हुई हैं। अगर थिएटर की बात की जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको या जो थिएटर जो आपने बात की कि माफिया उस पर विराजमान है, माफिया ने सब चीजें जो है अपने हाथ में जकड़ी हुई हैं, तो आपको कहीं नहीं लगा कि आपको भी कहीं ना कहीं काम तो करना है, माफिया के साथ लड़के काम करना है, लेकिन करना है तो थिएटर की तरफ आपका कोई बिल्कुल जी, अगर हम बात करें, हमारी रगों में थिएटर दौड़ रहा है। हमने अपना बचपन थिएटर में गुजारा और हमें थिएटर से बहुत मोहब्बत है। अगर हम जितने भी कमर्शियल थिएटर्स की बात करें, उनके आज जो भी हालात हैं, लेकिन अगर हम अपने बचपन 90s की बात करें तो वही थिएटर जहां हमें फैमिलीज देखने को मिलती थी। तो हम थिएटर के हालात को तब्दील करना चाहते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जब इतने बड़े बड़े कॉमेडियंस थिएटर के हालात को बेहतर नहीं बना सके, हाल ही में जब थिएटर को एक बार फिर दोबारा बंद कर दिया गया इसी वजह से कि वहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड काम नहीं किया जा रहा, तो हमने बहुत बड़े, बीइंग एन एंकर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने बहुत बड़े कॉमेडियन से रब्ता किया, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जो फैमिली थिएटर करते रहे हैं, जो फैमिली थिएटर को प्रमोट करते रहे हैं और वो अभी हयात हैं। लेकिन उन्होंने कहा बेटा मैं थिएटर के बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। अगर इस तरह के मतलब इतने बड़े लोगों ने थिएटर के बारे में बात करने से सरेंडर कर दिया है, यानी वो क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो बात कर करके थक चुके हैं, वो इस बात का डंका बजा बजा कर थक चुके हैं कि अब थिएटर के हालात बेहतर होने चाहिए। मेरे वालिद साहब अपनी हयाती में नूर, एक चीज, जो थिएटर के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एक्टर हैं, बड़ी मुश्किल लाइफ होती है, बड़ी टफ होती है, रूटीन बड़ी टफ होती है, उनके रिहर्सल करना, सारा कुछ करना। खान साहब के हवाले से, खान साहब जब भी स्टेज पे आते थे ऐसा लगता था बहुत फ्रेश होके आए, बड़ी नींद करके, बड़ा आराम करके। हालांकि हमें इल्म है हमारा, क्योंकि बहुत सारी चीजों के हवाले से मुख्तलिफ स्टेज पर वो परफॉर्मेंस करके नए स्टेज की तरफ आते थे। वैसे तो एक वालिद साहब जब वो काम से लौटते थे, क्या वही चेहरा, उसी चेहरे के साथ उसी तरह हंसते मुस्कुराते? अच्छा, हमारा बचपन ना वालिद साहब के साथ थिएटर्स में, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसलिए गुजरा है क्योंकि मेरे बाप ने काम अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे, अगर एक आदमी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं ना, तो उन्होंने 20 घंटे तकरीबन काम किया है। और काम इतना ज़्यादा किया है, इतना ज़्यादा काम किया है कि उस काम के दौरान बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से वो हमें हमेशा अपने साथ रखा करते थे और हम हमेशा उनके साथ हुआ करते थे। और मैं उनको थिएटर के दौरान काम करते, वो हम इग्नोर ना हो, उनके बच्चे इग्नोर ना हो, इस वजह से वो हमें अपने साथ बुला लिया करते थे, अपने पास बुला लिया करते थे। मैंने उस आदमी को, मुझे नहीं पता कि मैं उनको इंसान नहीं समझती। एक इंसान इतने घंटे काम करके अपनी औलाद को भी खुश रख रहा है, अपनी तीनों फैमिलीज़ को भी खुश रखा हुआ है, अपनी बीवियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात में है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान थे, वो एक फरिश्ता थे। अच्छा नूर, मैं कोशिश हम यही कर रहे हैं कि चूँकि हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके लिए दुआ खैर भी करें, और हमारी दरख्वास्त भी यही है कि जो लोग हमें देख रहे हैं आज वो भी इस दुआ का हिस्सा ज़रूर बने। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक बेटी का और एक बाप का एक अलग ही बॉन्ड होता है। हाँ। लेकिन वो एक पैगाम जो हमेशा आपको दिया करते थे, जो आप तमाम तर बेटियों को जो देख रहे हैं उनको देना चाहते हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर, क्योंकि मेरे वालिद साहब, हम 7 बहनें और 7 भाई हैं हमारे, माशाअल्लाह। तो इतनी बड़ी तादाद में जब बेटियां हैं, मतलब 1 बेटी 2 बेटी मतलब 4 बेटियां यार, फिर 7 बेटियों को, फिर उनके मसले मसाइल देखना, उनकी लाइफ को मैनेज किस तरह से करना है, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे करना है, इन तमाम तर चीज़ों का एक बाप हमेशा सोचता है अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट करने के लिए। और वालिद साहब ने भी ऐसा ही किया और अपनी बेटियों को हमेशा बेटों से 2 कदम आगे इसलिए रखा ताकि हम अपनी लाइफ में कामयाब रहें। और ना सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया, उन्होंने हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है और हमें सिखाया है कि चीज़ों को दरगुजर, लेट गो किस तरह से करना है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी में करते आए। मतलब 3 शादियां और 14 बच्चे, फिर 3 खानदान और ससुराल। नूर, आपको याद है बॉलीवुड की एक फिल्म थी बड़ी मजे की, अमिताभ बच्चन की, सत्ते पे सत्ता। तो जाहिर बात है सत्ते पे सत्ता अगर अंदाजा लगा ले तो 14 ही बन गए। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे आप कि अगर हम खान साहब की बात करें, पाकिस्तान में तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। भारत में अगर बात करें, उन्होंने बहुत प्यार बटोरा और बहुत प्यार बांटा। वहां से जैसे आप लोग आते जाते हैं या वहां बहुत सारे अदाकारों के साथ उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात थे, तो अब वैसे अगर मार्केट में जाती हैं तो उसी तरह लोग आपसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन भारत की जानिब से अब भी उसी तरह लोग कनेक्टेड हैं आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ। हमें इंडियंस को एक क्रेडिट जाता है कि उन्हें इज्जत देना बहुत अच्छे से आता है, वो दूसरे को इज्जत बहुत देते हैं। और आपको इज्जत चाहिए होती है, आप किसी भी काम में है, किसी भी फील्ड में है, चाहे आप हाउसवाइफ है, आपको अगर रिस्पेक्ट मिल रही है तो आपको फिर और कुछ नहीं चाहिए होता। तो जितने भी इंडियन एक्टर्स हैं, कपिल शर्मा है, जॉनी लीवर है, मीका सिंह है,
तो इन सभी के साथ एक ब्रिज कायम है। और जब भी बैरून मुल्क जाना होता है, दुबई जाना होता है, जैसे जरगोन हमारी जो छोटी सिस्टर है वो दुबई में होती है, दूसरे भाई बहन अक्सर दुबई होते हैं, तो वहाँ पर जॉन यूनिवर्स से, कपिल शर्मा से अक्सर मुलाकात भी होती है और बातचीत भी होती है। और वो गाहे बगाहे तमाम तर उन बहन भाइयों से, उन फैमिली से जो अभी पाकिस्तान में मुकीम है, उनसे भी ऑफ एंड ऑन वो कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है। और बहुत अच्छा लगता है हमें। वो यही सजेस्ट भी करते हैं कि आप लोगों को पाकिस्तान में थिएटर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारी भरपूर कोशिशें हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया तो ज़रूर आपको कुछ बेहतर चीज़ें नजर आएंगी। इंशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप उसको अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर करना चाहती हैं, और इंशाल्लाह जो कोशिश आप कर रही हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी। और हम जो सोचते हैं और जो बुनियाद अमानुल्लाह साहब जैसी शख्सियात रख कर गई हैं उसको परवान चढ़ाना हमारी भी एक जिम्मेदारी है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो ही बेहतरी की जानिब जा सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक आर्टिस्ट मौजूद है और वो आर्टिस्ट खत्ताती के माहिर हैं और पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन उनका एक और तारुफ भी है। गुलजैन हमारे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल से कैमरा उन पे पड़ेगा तो इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका एक और तारुफ क्या है। ही इज़ इन यूनिफॉर्म, तो बेसिकली डॉल्फिन स्क्वाड से इनका ताल्लुक है और डॉल्फिन ऑफिसर हैं, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिस्ट भी हैं। तो इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सैयद गुलजैन, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैम बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दो माशाल्लाह आपके तारुफ हैं, लेकिन जो आपका आर्टिस्ट होने का तारुफ है, खत्ताती बहुत खूबसूरत करते हैं आप, पेंटिंग आप बचपन से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये जॉइन डॉल्फिन, राइट? तो साथ साथ पैरेलल कैसे इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं? मैम देखिए, जो आर्टिस्ट वाली जो मेरी फीलिंग है या मेरे जो वो जो एक स्किल्स है वो है मेरे अंदर वाले इंसान का मसला, और जो मेरी ये जो जॉब का है ये बाहर वाले इंसान का होता है। इंसान में दो मतलब होते हैं। तो जो मेरी जॉब से रिलेटेड था, ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि यार यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई जॉब होनी चाहिए। तो उनकी ख्वाहिश को लेके मैंने फिर ये जॉब स्टार्ट की। और ये जो आर्टिस्टिक मेरे में अंदर जो हैबिट है और ये जो एक स्किल है, ये बाय बर्थ अल्लाह पाक ने मुझ में रखी थी। तो मैं बचपन से बनाता आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। किस एज से बना रहे हैं पेंटिंग्स और खत्ताती? स्कूल लेवल से मैं बनाता आ रहा था। मेरे जो कोलीग्स होते थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब कोई स्केच होते थे तो वो कहते थे कि यार ज़ैन ये काइंडली ड्रा कर दें, तो कह लें उनकी हेल्प होती थी। और मेरे जो अंदर का इंसान होता था ना, उसकी एक खुराक जो होती है, ये जो रूह की जो मेरी ग़िज़ा होती है वो मेरी पूरी होती थी उस टाइम भी। So why you didn't take it as a profession? मतलब आपने क्यों नहीं सोचा कि इसको पेशे के तौर पर आगे बढ़ाया जाए या इसमें स्किल्ड हुआ जाए मज़ीद और आगे बढ़ा जाए? मैंने आपको बताया कि ये जो जॉब से रिलेटेड है, ये मेरे एक वालिद साहब की विश थी कि आपको इस तरह की किसी फील्ड में बिल्कुल यूनिफॉर्म से रिलेटेड वो मुझे देखना चाहते थे। उसकी रीज़न एक ये है, जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा ना यूनिफॉर्म से दिली अटैचमेंट थी। तो बस उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। तो ख्वाहिशात का जाहिर बात है, और फिर बड़ों की ख्वाहिशात पूरी भी कितनी होती है। एक और चीज़ जाहिर बात है, आपकी जो जॉब है टफ भी है भाई, पीछे पड़ना है, लाहौर में आसपास जितनी डकैती होती है, चोरों को भी पकड़ना है, लेकिन साथ साथ में पेंट्स वगैरह जो है वो बनाना, खत्ताती का काम, ये भी मुश्किल काम है। तो इस दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर देखिए, डिफ़िकल्ट बहुत होता है कि क्योंकि एक दूसरी कोई जॉब हो ना, जैसे ऑफिस से रिलेटेड हो या कोई मतलब जो आप एक रूम में बैठ के कर रहे हो, और उसके साथ अगर आपने करना हो तो आप इस चीज़ को बासानी लेके आगे चल सकते हैं। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, हमारी जो जॉब है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, काफ़ी टफ ड्यूटी होती है, तो उसके साथ मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा जो मेरे अफसरान हैं, जो स्पेशली मेरे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और एसपी ज़ुहैब रांझा साहब, उनका काफ़ी मेरे साथ ना मतलब कह लें कि सपोर्ट है मुझे। उनकी सपोर्ट है तो मैं ये अपने आर्ट को आगे लेके। एक और चीज़ आपने देखा होगा ना, स्कूल में जिस बच्चे की लिखाई बड़ी प्यारी होती थी तो या इस किस्म के स्केचेस बना देते तो क्लासरूम में उसी के स्केचेस ज़्यादा लगते थे, और हम जैसे ना काबिल बच्चे इस चीज़ में ठीक थे, काबिल थे मतलब। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अब इदारे में, आप जिस इदारे में काम करते हैं, तो
तो वहाँ भी बताया जाता है कि बाहर क्या जाएंगे, अपना पेंटर बैठा हुआ अपना स्केचेस जबरदस्त किस्म से आपसे, तो आपसे बनाई जाती है इस किस्म की चीजें, या फिर वैसे अगर चोर डकैत वगैरह जो पकड़े जाते हैं वैसे तो उसमें आपके माहिर होते हैं, तो वो काम भी आपसे लिया जाता है कि बचत हो जाएगी कम से कम? सर बिल्कुल ऐसे है कि जो मेरी ये जॉब है ना, ये बेसिकली मुझे काफ़ी वो जो एक ख्यालात होते हैं, जो बाहर की जो मैं चीज़ देखता हूँ, उससे मुझे काफ़ी एक ना आइडियाज़ मिलते हैं। मतलब मुझे कोई कंपोजिशन सेट करनी हो या कोई न्यू कोई चीज़ ड्रा करनी हो, लाइक एक पेंटिंग मैंने बनाई थी, एक लेडीज़ थी, वो थोड़ी सी कह ले कि हम 15 की कॉल पे गए थे, तो फेक कॉल थी बेसिकली। वो अपने आप को शो करवाना चाह रही थी कि मैं ठीक हूँ, और जो सेकंड पार्टी थी उनको गिल्टी करार दे रही थी। एक्चुअली वो लेडीज़ ही थोड़ी सी ना, मतलब कह लें वो थी, डिफॉल्टर थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो मैंने फिर इस तरह से बनाया था कि उनके जो माइंड में ना एक मैंने वो दिखाई, वो जो शतरंज वाली गेम होती है वो दिखाई, वो अंदर वो जो उसकी वो अपना वो सारा वो जो होता है गेम, वो मैंने खुद ही कल्प्रिट थी और खुद ही वो सारी बिल्कुल गेम बिल्कुल चला एग्जैक्टली। रही थी। तो ऐसी इस चीज़ों से ना मुझे काफ़ी आइडियाज़ मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं गुलजैन, कि अगर आप इसको साथ कैरी कर ही रहे हैं और फिर आपको आपके डिपार्टमेंट की सपोर्ट भी है, आपके ऑफिसर्स की सपोर्ट भी है, तो मुख्तलिफ एग्जीबिशन से पार्टिसिपेट करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्डर्स भी लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब आपका काम एक्सपैंड होता है, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर वो इस तरह के काम को ना सिर्फ सराहते हैं बल्कि ख़रीदने तक, और फिर लोग उसको अपने घर भी लेके आना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करते हैं साथ साथ? मैम देखिए, जो ख़रीदो फरोख्त की बात है ना, वो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी ऑर्डर्स नहीं देते, लोग नहीं कहते कि हमें बना के दे देंगे? आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है मेरी जॉब। क्योंकि मुझे इस जॉब को सबसे पहले आगे लेके चलना है, देन मेरा जो ये है स्किल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ऐसे है कि आईजी साहब ने हमारा जो एक मैं हूँ, एक मेरे साथ मेरी टीम है जिसमें ट्रैफिक वार्डन इम्तियाज़ साहब हैं, हमारा एक काम उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि यार इनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहिए बच्चों को। उन्होंने हमारी अलहमरा आर्ट जो है आर्ट काउंसिल माल रोड पे, वहाँ पे एक एग्जीबिशन करवाई। वो माशाल्लाह ऐसी एग्जीबिशन थी कि आज से पहले आज तक इस तरह की एग्जीबिशन किसी की नहीं हुई। उसकी रीज़न ये कि आर्टिस्ट देखिए, जो एक वो यूनिफॉर्म पर्सनस हैं आर्टिस्ट, ठीक है, और फिर माशाल्लाह मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो एक बहुत अच्छा हाइप क्रिएट हुआ कि यार ये बहुत अच्छा काम है। तो मैं अपने आईजी साहब जो है उनको मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ इस चीज़ पे। और देन उनका जो एक और चीज़ जैन, अगर हम देखें ख़वातीन का दिमाग और फिर वो उस दिमाग में फंस जाना, वहाँ से कुछ चीज़ निकालना, आप कामयाब हो गए पाजी, आप महान हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका डिपार्टमेंट है, फिर पकड़ दकड़ का मामला भी चल रहा है, डोलफन के हमारे स्मार्ट बॉयज़ फिरते रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो आपके पास जो कला है, यानी आप जो आपके पास जो आर्ट है, इसके ज़रिए जो खासकर जो जुर्म हो रहा है, जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, उसके हवाले से आप इस चीज़ को अगर करें, आपने पोर्ट्रे करें, तो मेरे ख्याल में उसको भी एक बेहतर वो जा सकता है, पैगाम मैसेज जा सकता है। सर एग्जैक्टली हमारा नेक्स्ट प्लान ही इसी चीज़ का है। अभी तो एक एग्जीबिशन हो गई थी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एग्जीबिशन होनी है उसमें हमने अपनी सोसाइटी को अपने आर्ट के थ्रू एक अच्छे मैसेज कन्वे करने हैं, ताकि लोगों को पता चले कि यार एक तो ये पुलिस हमारी है और हम इनके, ये हमारे हैं। मैंने आर्ट के थ्रू बहुत से ऐसे जो आपने अभी फरमाया है इस तरह से रिलेटेड काफ़ी एक स्केचेस और पेंटिंग्स ड्रा उस पर काम करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो जो पेंटिंग्स होंगी वो जब डिस्प्ले होंगी तो इंशाल्लाह उससे बड़ा पॉजिटिव। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज को डिपिक्ट कर सकते हैं, अपने कलर के थ्रू, अपने कैनवस पे उतार कर बहुत सारे इश्यूज को बहुत लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ज़ैन। बहुत अच्छा बात करके इस बात का अंदाज़ा है, मीत के शौक का कोई मॉल नहीं है। आप अपने वालिदैन की वजह से या कुछ भी, अगर आप किसी भी पेशे से आपका ताल्लुक है, आप किसी भी पेशे से वाबस्ते हैं, लेकिन आपका शौक जो है वो मरना नहीं चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, तो उसको ज़रूर पूरा करें। दुनिया को मत सोचें या किसी का भी मत सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपने शौक के बारे में सोचें। इसी थॉट के साथ आपसे लेंगे आप इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।